Hello everyone, good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. इन issues में आज का पहला issue है about science and technology, जहां पर हम PSLV के द्वारा लॉन्च एक मिशन के बारे में जानेंगे, that is Prop 3 मिशन। ये आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीलिम्स में आपको अक्सर दो चीजों के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो लॉन्च व्हीकल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक बार यूपीएससी ने जीएसएलवी और पीएसएलवी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था। दूसरा, जो फॉरेन स्पेस मिशंस होते हैं उसमें कंट्री इंपॉर्टेंट होती है एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये दो पर्सपेक्टिव हम यहां से कवर करेंगे। देन ये सेकेंड आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। अल से कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड जो आपका टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, उसमें इस आर्टिकल का रेलेवेंस रहेगा इंडिया एंड भूटान रिलेशन का, जहां पर हमें समझना होगा कि क्या प्रेजेंट कंडीशंस चल रही हैं, प्लस क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही है हमारी, एंड अभी क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। ये थर्ड आर्टिकल प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे फाइनेंस कमीशन कौन अपॉइंट करता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रीलिम्स के लिए। कौन कौन मेंबर्स होते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में अभी क्या चैलेंजेस है इन फ्रंट ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेक श्योर आप इस आर्टिकल को इन डेप्थ इन डिटेल समझ लें, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इसका रेलेवेंस है। प्रीलिम्स में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पॉलिटी से आप इसे रिलेट कर सकते हो। मेंस में भी जो फेडरल स्ट्रक्चर है आपका, कहीं ना कहीं जीएस पेपर 2, इससे आप इसे रिलेट कर पाएंगे। अब लास्ट में जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट रतपानी, इसको 57th आपकी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। टाइगर रिजर्व होते क्या है, कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, वो भी समझेंगे एंड रतपानी को भी थोड़ा हम इन डेप्थ एनालिसिस में डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आपको अगर इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। ऑन डेली बेसिस आपको यहां पे इस चैनल के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। देखिए, आज का पहले ही जो हमारे को आर्टिकल पढ़ना है दैट इज अबाउट पीएसएलवी C59 मिशन। अब देखो, इसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब नाम जैसे इसका बता रहा है, ये पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। बट इन एडिशन टू दिस, इसका एक एक्सेल वेरिएंट है जो जियो ट्रांसफर यानी जियो ट्रांसफर ऑर्बिट्स में भी सैटेलाइट्स को प्लेस कर सकता है। अब पोलर और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती क्या हैं, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ के ऊपर यूजुअली आपको, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर एक 100 किलोमीटर के एरिया पे आपको एक इमेजिनरी लाइन देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं कर्मन लाइन। ये कर्मन लाइन के ऊपर, ये 100 किलोमीटर पे लोकेटेड है, आपकी स्टार्ट हो जाती है आउटर स्पेस। क्या स्टार्ट हो जाती है? आउटर स्पेस। अब इस आउटर स्पेस में एज पर सम बुक्स, अगर आप जाते हैं 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे, मतलब 1000 किलोमीटर तक अगर आप जाते हैं, तो इसे कहा जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट्स। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट में आप पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। जनरली ये रिमोट सेंसिंग, सर्वेस और जैसे मैपिंग के लिए, या मान लीजिए किसी मिलिट्री एप्लीकेशन में आपको किसी चीज को ऑब्जर्व करना है, तो उन सब के लिए ये यूज की जाती है। अब इसके बाद यहां से थोड़ी और आप हाइट पे जाते हैं, थोड़ी और कितनी, I'll say somewhere around 35,786 किलोमीटर। अब थोड़े डायग्राम मेरा ऐसा हो गया, हाँ अब ठीक है। कितना? 35,786 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं, तो इसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इसमें अगर आप 3 सैटेलाइट्स को प्लेस कर दें तो एक्चुअल में आप पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं, आपको अपने एंटीना घुमाने की जरूरत नहीं है। और इसको आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं क्योंकि यहां पर सैटेलाइट आपकी स्टेशनरी है और ये कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए यूज की जाती है। अब
अगर ये इक्वेटर के ऊपर है तो इसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अगर ये कुछ एंगल फॉर्म कर रही है, अगर कुछ एंगल फॉर्म कर रही है तो उस केस में ये आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो जाती है। बस इतना सा फर्क है, दोनों की हाइट सेम है। अब ये जो मिशन है एक्चुअल में आपका यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, लियो में। अब लॉन्च क्यों किया गया है, किसने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अभी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया था और हमने अभी लॉन्च किया है। ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि कमर्शियल आर्म है इसरो की, जो इनके लिए कोई भी लॉन्च वगैरह या कमर्शियल डील्स को हैंडल करता है। अब यहां पर प्रोब की बात की जाए तो इसका पूरा नाम है प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। अब इसमें क्या है कि हमने 2 सैटेलाइट्स के पेयर को एक साथ लॉन्च किया है। तो यहां पर प्रिसीजन फॉर्मिंग के अंदर, प्रिसाइज एक फॉर्मिंग के अंदर कि एक प्रिसाइज लोकेशन के ऊपर इनकी फॉर्मेशन क्रिएट होगी, उस फॉर्मेशन में ये आपकी चक्कर काट रही है। अब इसमें 2 कंपोनेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, जो एक दूसरे के साथ सिंक में आपके रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सॉरी। तो यहां पर पहला है क्रोनोग्राफर स्पेसक्राफ्ट और दूसरा है आपका ऑक्लूटर स्पेसक्राफ्ट। अब ऑक्लूटर का काम क्या है, ये एक तरह का ब्लॉकर है। जैसे अगर मान लीजिए आपने कभी भी सोलर इक्लिप्स देखा हो तो उसमें क्या होता है, जैसे ये सन है, बीच में मून आ गया एंड यहां पर अर्थ है, तो वो सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है। अब जब ये ब्लॉक करता है तो आपको सन के आउटर लेयर जो कोरोना कहलाती है, जैसे ये सन है ना, तो इस सन की सिर्फ आउटर एक रिंग आपको विजिबल होती है, आप उसको ही देख पाते हैं, तो जिसे कोरोना कहा जाता है। तो ये क्रोनोग्राफर जो है बेसिकली उस आर्टिफिशियल इक्लिप्स के टाइम पे इस कोरोना को ऑब्जर्व करेगा। तो वैसे इसका एक स्पेशल फीचर ये है कि भाई एक्यूरेसी इसकी सिंगल मिलीमीटर तक है, मतलब बहुत एक्यूरेट है। एंड मोर ओवर अगर हम बात करें तो ये इसके पास कैपेबिलिटी है कि आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स को डिपिक्ट कर सकता है, जिससे कोरोना को ऑब्जर्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब इजी क्यों हो जाता है, देखिए अगर कोरोना को आप देखें तो ऑलमोस्ट ये आउटर लेयर है सन की, बट बहुत ज्यादा हॉट है। कितनी, 1 से लेके 3 मिलियन केल्विन इसका टेम्परेचर है। और जनरली जो आप सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड्स देखते हैं, यहीं से आपकी निकलती है, जो अर्थ के कम्युनिकेशन चैनल्स, पावर ग्रिड्स, इन सबको इंपैक्ट करती है। एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि भाई अगर सोलर स्टॉर्म आ जाता है तो इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। तो जैसे कम्युनिकेशन सिग्नल्स जो आपकी सैटेलाइट से सबको बर्बाद कर देगी, बोरल फॉरेस्ट जो पोलर एरिया में आपके हैं, जो आर्टिक के आसपास देखने को मिलते हैं, उनमें आपके आग लग सकती है। अरोरा जैसे फिनोमेना आपको देखने को मिलते हैं, जो आप लाइट शो कहते हैं, जैसे ये भी आपको जैसे ग्रीनलैंड जो आर्टिक एरिया वहां पर ही देखने को मिलते हैं, जहां पर सोलर फ्लेयर आपके इंटरेक्ट कर पाते हैं अर्थ की गैसेस के साथ, एंड जिसकी वजह से आसमान में अलग अलग लाइट्स देखने को मिलते हैं, ग्रीन, ब्लू एंड मेनी मोर। तो वो चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। प्लस जो पावर ग्रिड्स है उनको भी ये पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। तो ये कुछ इसके इंपैक्ट हैं। सुनामी वगैरह नहीं करता है ये, जैसे यूपीएससी ने अपने ऑप्शन में कहा था कि सुनामी कर सकता है, तो सुनामी का पोटेंशियल नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखने, सोलर विंड्स के बारे में। अब इसके अलावा 2 और पार्ट होते हैं सन के स्ट्रक्चर में। वन इज योर क्रोमोस्फेयर। ये बेसिकली आपके जो कोरोना है इससे थोड़ा नीचे होता है, एंड इसमें थोड़ा रेडिश ग्लो आपको देखने को मिलता है सोलर इक्लिप्स में। 4000 से लेके 25,000 का टेम्परेचर इसका रहता है, एंड कहा जाता है कि सोलर फ्लेयर्स के अंदर आपका ये भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है। अब जो आपका फोटोस्फेयर है, फोटोस्फेयर जो सरफेस विजिबल है हमारे को सन का, वो आ जाता है। अब इसका जो टेम्परेचर है रफली 5500 केल्विन के आसपास, डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मतलब अगर आप देखें तो सन स्पॉट साइकिल ये विजिबल पार्ट से निकलती है, बट हमें जो निकलती हुई दिखती है ना, वो कहा जाता है कि भी सोर्स इसका ये रहता है। तो एक्चुअल में यहां से ओरिजिनेट करती हैं। जैसे सन स्पॉट साइकिल क्या होता है कि भी सन के अंदर ना मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि लावा घूम रहा है ना पूरा, तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके कारण सन की जो लाइक पोजीशन है मैग्नेटिक स्फीयर की, वो चेंज होती रहती है। और कुछ एरिया में जहां पर स्लाइटली ठंडा टेम्परेचर देखने को मिलता है, वो डार्क पार्ट बनता है, एंड उसे कहा जाता है सन स्पॉट। और ये हर 12-13 सालों में आपका चेंज होता है, तो इसलिए इसे सन स्पॉट साइकिल भी कह दिया जाता है।
तो वो आपको यहां पे पता होना चाहिए। तो हमारा यहां पर बेसिकली मिशन क्या है, इस कोरोना को ऑब्जर्व करना, कि इसको हम समझ सकें। तो इसमें हमने एक कटिंग एज फॉर्मेशन को क्रिएट किया है ताकि हम लंबे समय तक एक तो सन को ऑब्जर्व कर सकें, एंड मोर ओवर सोलर इक्लिप्स अब जब होता है तब तो हम ऑब्जर्व करेंगे ही करेंगे, बट आर्टिफिशियल सिनेरियो क्रिएट करके भी हम सन को ऑब्जर्व कर सकें, वो हमारा यहां पे फोकस है। अब देखो, इसी तरह से इन डेप्थ एनालिसिस आपको रिक्वायर्ड होते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए भी। अब आने वाला प्रीलिम्स है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भी आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं हो पाई है, आपको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन टाइप चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें पहली क्लास मेरी ही है इन्वायरमेंट की, और बाद में मैं करंट अफेयर्स भी आपके साथ कहीं ना कहीं रिलेट करूंगा। तो यहां पर आपको एक तरह से रिवीजन मिल सकती है आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे आर्टिकल की। दूसरा आर्टिकल इज रिलेटेड टू भूटान। अब भूटान गिलिपू जो सिटी है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसके और हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए इंडिया से अभी डिस्कशन करने इनके जो राजा है वो आ रखे हैं, किंग आ रखे हैं, किंग वांगचू इनका नाम है। ये अभी विजिट पे है इंडिया की। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स कैसे थे। अब देखो, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने भूटान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था, एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे एज ओल्ड एज आप 1949 में ट्रेस कर सकते हो, जहां पर हमने इनके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को साइन किया था, जिसको रिवाइज किया गया था 2007 में। तो भूटान को हमने फुल ऑटोनॉमी दे रखी कि भी आप जो भी करना चाहते हैं आप करो, बट यस डेफिनेटली वी गोना हेल्प यू, बिकॉज भूटान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी फुल फ्लेज आर्मी वगैरह मेंटेन कर सके। तो यस, आपकी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कमिटेड है। अगर आपके ऊपर कोई भी अटैक करता है तो वी गोना हैंडल दैट। अब जैसे डोकलाम में भी हुआ था 2017 में, तो हम क्यों गए थे? बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी। ये 2007 में जो ट्रीटी की थी इसकी वजह से। अब दोनों ही कंट्रीज अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। ऑल्दो हम रिपब्लिक है, वो रिपब्लिक नहीं है, ये वो मुनार्क है, मुनार्क डेमोक्रेसी में आते हैं, बिकॉज राजा है वहां पे। हमारे यहां पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, तो अपने यहां पर रिपब्लिक है। तो हमने भूटान को जो डेमोक्रेसी बनने में हेल्प किया था 2008 में भी। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन वहां पर भी रहा था, एंड कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल टाइज रहते भी है भूटान के साथ। अब भूटान की इकोनॉमी में भी हमारा बहुत बड़ा एक पार्टिसिपेशन है। अगर हम बात करें भूटान के, हम सबसे बड़े पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर। 80% भूटान का ट्रेड हमारे साथ ही है, जिसमें हाइड्रो पावर, मिनरल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ये सब आते हैं। अब ये हमारे को एक्सपोर्ट ये करता है, और हम इंपोर्ट, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हमसे इंपोर्ट क्या करता है? मशीनरीज, फ्यूल, कंज्यूमर गुड्स, इस तरह की चीजें ये हमारे से कहीं ना कहीं लेता भी है। अब रिसेंटली हमने एक प्रपोजल भी रखा था, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एक ट्रांजिट कॉरिडोर टाइप से हम बनाना चाहते थे कि आपस में इंटरकनेक्टिविटी इंप्रूव हो, साउथ एशिया की इकोनॉमी भी अनलॉक हो। बट कहीं ना कहीं अभी ठंडे बस्ते में है ये प्रोजेक्ट, बिकॉज बांग्लादेश और नेपाल आजकल इनकी कंडीशंस में थोड़ा हाव भाव में बदलाव आ गया है। अब अगर बात की जाए हमारे कॉपरेशन में, हाइड्रो पावर एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। बेसिकली ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसका ऑलमोस्ट, मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है भूटान की जीडीपी में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी कोशिश ये भी है कि भूटान के अंदर हम जो इंडिकेटर्स है उसमें डेवलपमेंट लाएं। तो वी आर हेल्पिंग देम इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग, इन सब में हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। इवन गिलीपू सिटी में भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ, आप ये कह सकते हो कि इनिशिएटिव है जो आपको भूटान में देखने को मिलते हैं। अब इन एडिशन टू दिस हम रेल लिंक्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि आपस में कनेक्टिविटी कैसे बूस्ट की जाए, एंड मोर ओवर डिजिटल नेटवर्क्स जो है उसको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं भूटान के साथ। अब भूटान का जैसे 5 ईयर प्लान है, तो उसमें भी हम कुछ लाइक आप ये कह सकते हो कि ग्रांट्स वगैरह इन्हें देते हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट वहां पर हम इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनके हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिंस 1961। अब यहां पर अगर आप कल्चरल टाइज की बात करें, भूटान में बुद्धिज्म है। अब बुद्धिज्म का ओरिजिन कहीं ना कहीं हमारे यहां से हुआ था, तो हमारी कुछ हेरिटेज आपस में कनेक्टेड है।
लाइक बुद्धिज्म एक ऐसी चीज है, फिलॉसफी है जो हम दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। मोर ओवर हम कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल टाई को प्रमोट करने के लिए आपस में कल्चरल एक्सचेंज को भी प्रमोट करते हैं। In addition to this, on education front, we are working on the like IITs, IIMs, इनमें भी कहीं ना कहीं भूटान का पार्टिसिपेशन रहता है कि इनको भी सीट हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पर रहती है। म्यूचुअल सिक्योरिटी की बात की जाए तो अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको डोकलाम का बताया था, तो डोकलाम क्राइसिस जो हुए थे तो उस टाइम हमने इंटरवीन किया था। एंड कुछ जैसे इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, इसकी ये एक्सरसाइज है, इसमें भूटान रेगुलरली हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है। अब इन्वायरमेंट के फ्रंट पे अगर हम डिस्कस करें तो जैसे हमने अपनी कमिटमेंट की हुई है कि हम नेट जीरो को अचीव करेंगे 2070 तक, बट वर्ल्ड में इकलौती कंट्री जो कार्बन नेगेटिव है, न्यूट्रल नहीं कह रहा हूं कि मतलब जितना कार्बन एमिट करते हैं उतना कार्बन अब्सॉर्ब कर ले तो न्यूट्रल हो गया, बट यहां पर नेगेटिव है ये कि ये कम कार्बन एमिट करते हैं जितना ये सिक्वेंस्ट्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड में कार्बन नेगेटिव कंट्री में सबसे ऊपर यही है। एंड अगर देखिए जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कंजर्वेशन में या रिन्यूएबल एनर्जी में, दोनों में हम दोनों एक दूसरे का पार्टिसिपेशन देखते हैं। मोर ओवर इन एडिशन टू दिस, क्लीन एनर्जी में हमारा, जैसे मैंने आपको कहा कि 20% इनके जीडीपी में शेयर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें भी हम इनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, हम प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। जैसे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं टाइमली इंप्लीमेंट नहीं होते क्योंकि रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स, तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं कि भाई टाइमली हम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो जिसके कारण हमारी जो इमेज है वो थोड़ी खराब हो जाती है। और इसी जगह का फायदा उठाता है, इसी तरह की चीजों का फायदा उठाता है चाइना। चाइना टाइमली अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करता है, टाइमली लाइक कॉस्ट नहीं इंक्रीज होने देता प्रोजेक्ट्स की इनिशियली, तो वैसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें, भूटान और इंडिया आपस में इकोनॉमिकली बहुत अच्छे टाई रखते हैं। लाइक भूटान का 80% ट्रेड का हम पार्टनर है, तो डेफिनेटली एक बड़ी बात है भूटान के लिए कि भाई दे ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन अस। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, इकोनॉमी बहुत ज्यादा आपस में इंटरट्विंग्ड है। जैसे भूटान से हम इलेक्ट्रिसिटी भी खरीदते हैं, तो वो चीजें होगी। अब रीजनल स्टेबिलिटी, एक बफर स्टेट है ये इंडिया और चाइना के बीच में, तो जिसका फायदा ये होता है कि भूटान जियोपॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे लिए भी और चाइना के लिए भी, तो वो चीज आ गई। फिर आपस में हमारी कल्चरल टाइज है, बुद्धिज्म दोनों के लिए कॉमन है, तो वो भी चीज है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो हम दोनों बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सार्क, जैसे बिम्स्टेक, तो ये रीजनल ग्रुपिंग में हम एक दूसरे के साथ हैं। इवन क्लाइमेट नेगोशिएशंस में भी भूटान और हम लगभग सेम पेज पे देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भूटान। अब चैलेंजेस क्या हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई डिलेज देखने को मिलते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, जैसे कई बार टाइम और कॉस्ट ओवररन कर जाती है, तो जिसकी वजह से कई बार जो लोकल अथॉरिटीज हैं, इवन भूटान है, वो इसके लिए हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं। अब आज की डेट में अगर हम बात करें, चाइना का एक स्पेशल इंटरेस्ट है साउथ एशिया में, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हमारा जो इन्फ्लुएंस का स्फेयर है वो कम होता जा रहा है। एंड अभी जो चाइना के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी है, सॉरी चाइना के ऊपर नहीं, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो कहीं ना कहीं भूटान के लोगों को खटकने लगी है। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को भी कम करना चाहता है इंडिया के ऊपर भूटान, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। तो अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हम क्या कुछ कर सकते हैं? तो आई विल से सबसे पहले तो हमें ये जो प्रोजेक्ट्स हम कमिट करते हैं इन्हें टाइमली, कॉस्ट इफेक्टिवली कंप्लीट करें, दैट इज फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा कॉर्पोरेशन, सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू फोकस अपॉन कि इसके अलावा जैसे टूरिज्म है या बहुत सी चीजें, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल नेटवर्क है, इनमें भी हम कहीं ना कहीं आपस में कॉपरेट करें, तो वो आपको फोकस करना पड़ेगा। देन रीजनल कॉपरेशन, कोलैबोरेशन के ऊपर आपको फोकस करना होगा। अब जैसे सार्क ऑलमोस्ट पाकिस्तान की वजह से डेड है, बिम्स्टेक में भी बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, तो हमें वो चीज फोकस करनी होगी कि जो रीजनल एरिया है, जैसे साउथ एशिया की अगर हम बात करें, आपस में कंट्रीज के रिलेशन इंप्रूव हो। क्योंकि अभी इंडिया की अगर बात की जाए तो ना नेपाल के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे, ना श्रीलंका के साथ है, ना बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना,
हम अपने सभी नेबर्स के साथ तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि वी आर नॉट हैविंग अ गुड रिलेशन। तो बहुत प्यारी बात एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी, वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट कांट चेंज आवर नेबर। तो नेबर चेंज नहीं कर सकते तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। तो कई बार जैसे कई कंट्रीज इंडिया को कहते हैं कि ये बुली हैं, तो वो इमेज चेंज करनी पड़ेगी और उसमें पीपल टू पीपल टाई आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वी हैव टू फोकस अपॉन सस्टेन्ड पीपल टू पीपल टाई। और इसमें हम लाइक माइंडेड कंट्रीज का भी सहारा ले सकते हैं कि भाई जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, दे हैव द कॉमन एनिमी। कौन? चाइना। तो कॉमन एनिमी है दोनों का हमारा, तो कहीं ना कहीं आपस में मिलके, क्योंकि चाइना के पास बहुत डीप पॉकेट्स हैं, उनके पास फाइनेंसेस की कमी नहीं है। तो इफ वी वांट टू डू समथिंग इन भूटान, इन बांग्लादेश, नेपाल और एनी ऑफ द एरियाज, तो हम लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ लेके कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, इवन श्रीलंका जैसे। तो इससे बहुत बेनिफिट मिल सकता है हमें। तो ये चीजें हैं जो आपको इस आर्टिकल में याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट एंड द चैलेंजेस बिफोर फाइनेंस कमीशन। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इस आर्टिकल की, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आपकी आर्टिकल 280 और 281 में मेंशन की गई है। अब 280 में ये कहा गया कि भी इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लाइक 5 ईयर पे या उससे पहले भी जब इन्हें नेसेसरी हो। और इसका जो टेन्योर रहता है वो जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं, जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर है, जितना टेन्योर उसमें लिखा हुआ है उतने ही होंगे। इन एडिशन टू दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेंबर्स और इन सब के बारे में बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं कहा गया। अब जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक फाइनेंस कमीशन एक्ट लेके आए थे हम 1951 में, आई सपोज। इस एक्ट के अंडर 5 मेंबर्स की बात की गई है, जिसमें एक मेंबर होंगे आपके चेयरपर्सन, चेयरमैन। और ये जो चेयरमैन होंगे ये एक्चुअल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट होंगे। उसके अलावा 4 मेंबर्स जो आपके होते, एक जुडिशरी साइड से हो सकते, एक फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट साइड से हो सकते, एक जो फाइनेंसिस से हो सकते हैं, एंड एक आपके इकोनॉमी के एक्सपर्ट होंगे। तो ये 4 मेंबर्स यहां पर रहते हैं। एंड ये नॉन परमानेंट बॉडी है। जब इनको जितना टेन्योर यहां पर मेंशन किया गया है वो कंप्लीट हो गया तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी डिसॉल्व हो जाएगी। अब इनको काम क्या दिया गया है? देखिए, पहला काम दिया गया है आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ मनी, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा जो लोकल बॉडीज है इनके पास किस तरह से लाइक स्टेट के फंड्स को हम कंसोलिडेट करें सो दैट जो आपके फंड्स हैं लोकल बॉडीज के लिए अवेल करवा सके ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट, इसमें ग्रांट इन एड्स को भी ये हैंडल करते हैं। तो प्रॉब्लम यहां पर ये आती है कि भाई देखो, ग्रांट इन एड तो जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई स्टेट में और उसमें आपको कुछ पैसा देना है, उसका फॉर्मूला ये बताएंगे अर्बन लोकल बॉडीज को सपोर्ट करने के लिए कि कैसे आप अपने फंड्स को और बेटर करें, इंक्रीज करें, जिससे लोकल बॉडीज को और ज्यादा फंड मिल सके, वो डिस्कशन होती है। बट 2 चीजें आती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मनी डिवीजन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से दिस इज यूनियन गवर्नमेंट और इसके पास है अभी 100 रुपए। अब 100 रुपए में से कितने पैसे स्टेट्स के पास जाएंगे? लेट्स से ये बिहार आ गया, ये हरियाणा आ गया और ये तमिलनाडु आ गया और ये लगा लीजिए कर्नाटका। हाइपोथेटिकली मान लीजिए ये 4 स्टेट्स के बीच में हमने पैसा डिवाइड करना है। तो अभी क्या होता है कि 41% पैसा इन स्टेट्स के पास जा रहा है और 59% आपका किसके पास जा रहा है? सेंटर के पास। तो इस 100 रुपए में से 59 और 41 की रेशियो में हम डिवाइड करते हैं मनी। यह है आपका वर्टिकल डिवीजन। हॉरिजॉन्टल में बिहार को कितना मिलेगा, हरियाणा को कितना मिलेगा, तमिलनाडु को कितना मिलेगा, कर्नाटका को कितना मिलेगा, हम ये डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। फॉर्मूला कैसा? जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन को वेटेज दी हुई है 15%, एरिया को वेटेज दी है 15%, फॉरेस्ट एरिया को 10%, इकोनॉमिक डिस्टेंस को 45%, टैक्सेस को टू कलेक्शन जो है आपके
उसको 2.5% एंड डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है उसको 12.5%। अब ऐसे ही ग्रांट इन एड्स भी, जैसे हम रफली 10 लाख करोड़ की हम यहां पर ग्रांट इन एड प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें जो भी आपकी रेवेन्यू डेफिशिट स्टेट्स होती है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्रीकल्चर हेल्थ कैसा किया है उन्होंने, उस बेसिस पे गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस बेसिस पे ये कहीं ना कहीं आपकी एलोकेट किए जाते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपके फाइनेंस कमीशन के हाथ में। अब जब फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, हमने ये समझ लिया कि वर्टिकल और किस तरह से इसका लाइक फंड का आप ये कह सकते हो कि इनको आपस में बांटने की ड्यूटी लगी हुई है। तो अब कुछ चैलेंजेस भी हैं इसमें। चैलेंजेस क्या है? जैसे पॉपुलेशन को 15% वेटेज दे रखी है। अब सदर्न स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही हैं, बट नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे स्टेट ऑफ यूपी, बिहार, अगर आप इन स्टेट्स की बात करें तो कंटिन्यूसली इन स्टेट्स में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो दैट्स व्हाई सदर्न स्टेट्स कहते हैं कि भाई हमारे को पैसा कम मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब जो आपकी स्टेट्स इकोनॉमी यानी जीडीपी के अंदर कम पार्टिसिपेट कर रही है, आप उनको इनकम डिस्टेंस को जब वेटेज दे रहे हो 45%, तो आप यहां पर कहीं ना कहीं मान लिया आप इक्विटी को परफॉर्म कर रहे हो, बट जो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है अगर आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसके राइट्स को वायलेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसको लाइक आप ये कह सकते हो कि हतोत्साहित कर रहे हो, मींस लाइक उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो उतनी। तो ये दो प्रॉब्लम्स यहां पर इस फॉर्मूले में आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर हम इन्हीं चैलेंजेस को हम समझेंगे एक एक करके। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई 100 रुपए है यूनियन के पास, यूनियन ने इसमें से 41 रुपीज दे दिए स्टेट्स को, बट प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअल में ये 100 रुपए नहीं है। 100 रुपए कलेक्ट हुआ है, बट इसमें एक चीज होती है सेस और सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सेस कहा जाता है, पर्टिकुलरली किसी पर्पस के लिए से कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो सेस है इसको अगर इसमें से माइनस कर दो तो बचा हुआ जो पैसा इफेक्टिवली स्टेट्स के पास जाता है दैट इज समवेयर अराउंड 33%। तो कहते हैं कि भाई इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बहुत कम आती है, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, जो स्टेट्स आपकी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आप इक्विटी प्रमोट कर रहे हो वेल एंड गुड, बट आप कहीं ना कहीं हमें डिस्करेज कर रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। मोर ओवर जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं उसमें आपके पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं होती है, आपको 60-40, 50-50, 90-10 ऐसी कुछ रेशियोज में पैसा उसमें डालना होता है, जिसमें मेजर शेयर आपका सेंटर का रहता है, कुछ शेयर आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी रहता है। तो कहते हैं कि भाई उसमें हमारी ऑटोनॉमी नहीं है, आप कहते हो हमें वो इंप्लीमेंट करनी पड़ती है और इवन पैसा भी हमसे ले रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम यहां पर इन्होंने हाईलाइट की है। तो कहते हैं इसका क्या सोल्यूशन है? कहते पैसा 50-50 बांट दो, मतलब आप यहां पर ग्रॉस रेवेन्यू का 50% स्टेट्स को दे दो, इससे स्टेट्स के अंदर ऑटोनॉमी आएगी और वो अपने अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज कर पाएंगे। फिर यहां पर हॉरिजॉन्टल जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें भी आप इंश्योर करो कि आप इंसेंटिव दो प्रोग्रेसिव स्टेट्स को जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो खराब परफॉर्म कर रही है पिछले 60 साल में कुछ बदला नहीं है, वहां पे आप हमें पैसा दोगे तो इससे हम और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएंगे और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगी। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को वापस से रिविजिट करो, रीजनल स्पेसिफिक हो सकती हैं, उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी दो। अब मुझे जरूरत नहीं है एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करने की, मेरे यहां पर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है एजुकेशन, तो मेरे को जरूरत है हेल्थ में, तो मैं हेल्थ में खर्च कर सकूं वो पैसा, मेरे को वो फ्लेक्सिबिलिटी दो आप। इवन आज की डेट में अर्बनाइजेशन की बात करें तो तमिलनाडु का एक एग्जांपल देता हूं, अभी जैसे 37% के आसपास पॉपुलेशन अर्बन एरिया में, आने वाले टाइम में ये ऑलमोस्ट 60% हो जाएगी। तो हमें कुछ फंड एलोकेट करने पड़ेंगे अर्बनाइजेशन को लेके, क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए, तो वो भी आपको समझना होगा कि हमें उसके लिए भी फंड्स चाहिए। तो मेक श्योर कुछ फंड्स में इंक्रीज हो। देन लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई देखो डेमोग्राफिक बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सदर्न स्टेट्स में जो पॉपुलेशन है खासकर तमिलनाडु में, दे आर एजिंग एंड नाउ वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन सोशल सिक्योरिटी, कि पेंशन वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी या कुछ वैसी चीजें, तो वो चीज के लिए हमें यहां पे आप ऑटोनॉमी दीजिए। तो ये चीजें हैं जो आपको इस आर्टिकल में याद रखनी है।
तो आई होप आपको आर्टिकल समझ आया हो। आज का आखिरी आर्टिकल है रतपानी मध्य प्रदेश की जो आपका एक एरिया है, वहां पर आपका टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर हम टाइगर रिजर्व बनाते हैं। अब एक्चुअल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसका सेक्शन 38V जो है वो प्रमोट करता है आपके टाइगर रिजर्व्स को, मतलब वो स्टैब्लिश करने की बात करता है। 38W जो है वो प्रिवेंट करता है कि भाई आप बिना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की परमिशन के एंड बिना नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की लाइक गाइडलाइंस के बिना आप इसे डीनोटिफाई नहीं कर सकते। अब आपसे एक सवाल है, आपने बताना है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरपर्सन कौन होते हैं। अब इन एडिशन टू दिस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो 2007 में ये ऑर्गेनाइजेशन 2006 में अमेंड किया गया था आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके अंडर ये आपकी एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, अथॉरिटी बनी थी। ये मैनेज करता है, ओवरसी करता है और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टाइगर कंजर्वेशन के लिए। एंड प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने पहले सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व्स थे, अब ये बढ़ के कितने हो गए, 58 हो गए। तो 57 58 हो गए, एक बार देख लेना। अब यहां पर अगर एक चीज मैं आपको बताना चाहूं तो आप ये समझिए कि कोर और बफर एरिया होते हैं दो पार्ट टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व जैसे मान लीजिए ये टाइगर रिजर्व है, अब इसको हम बेसिकली यहाँ की बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए एंड इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इसको डिजाइन करते हैं। अब इसमें कोर एरिया जो है यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत कम। बफर एरिया में फिर भी हम थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी आपकी प्रमोट कर देते हैं। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो हमारे यहां पर जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो लगभग 2.3% हमारे लैंड मास को कवर करते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 3167 टाइगर्स हमारे यहां इंडिया में अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन है। तो यहां पर टाइगर रिजर्व्स कैसे क्रिएट होते हैं थोड़ा सा आइडिया उसका ले लेते हैं। स्टेट पहले किसी एरिया को आइडेंटिफाई करेगी, फिर इकोलॉजिकल असेसमेंट होगी कि भाई वाकई में इस एरिया को हम बेसिकली देख सकते हैं एज अ टाइगर रिजर्व, बिकॉज प्रे की कंसंट्रेशन देखनी पड़ेगी आपको, क्या वेजिटेशन है, क्या वो हैबिटेट सस्टेनेबल है, वो सब चीजें ऑब्जर्व करने के बाद प्रपोजल की रिपोर्ट सबमिट की जाती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। जब वो अप्रूव कर देती है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास फाइल जाती है एंड फिर इसे सेक्शन 38V के अंडर प्रमोट किया जाता है, यानी नोटिफाई किया जाता है। तो वैसे इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता होगा एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट अभी तो 50 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं, मोर देन 50। तो ये याद रखना कि ये आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टाइगर कंजर्वेशन। हम T/2 प्रोग्राम के भी पार्ट है इंटरनेशनल, जो फोकस कर रहा है कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल किया जाए। हमने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। नेपाल पहली कंट्री थी जिसने ये अचीव किया था, हम दूसरी। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतनी ही चीजें याद रखनी थी। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। लास्ट में जाते जाते अभी क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने कंजर्वेशन को लेके, उसको एक बारी हम रीड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला इश्यू है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। रिसेंटली रणथंबोर में आपने देखा होगा एक पर्सन को शेर ने खा लिया और बाद में गुस्साए लोगों ने उस शेर को मार दिया। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्योंकि इंक्रोचमेंट और लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग की वजह से आपको देखने को मिलती है, तो ह्यूमन और एनिमल लाइफ दोनों को यहां पर थ्रेट है। अब कई बार जैसे मैं आपको बताऊं 2004 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी मिसिंग टाइगर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था देहरादून का, उसके कुछ स्टूडेंट्स ने पब्लिश की थी, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ लोग सिरस्का टाइगर रिजर्व में जाके टाइगर्स को मार रहे थे। तो इलीगल ट्रेड एंड पोचिंग इस वजह से ये एक मेजर रीजन हो जाता है जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब रिसेंटली जैसे आपको पता होगा केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम एक टाइगर रिजर्व के बीचों बीच पानी लेके जा रहे हैं रिजर्वायर क्रिएट करने के लिए, तो वो हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि टाइगर को एक प्रॉपर टेरिटरी चाहिए होती है रहने के लिए। लास्ट में कनेक्टिविटी का इशू मेजर एक इशू है कि भाई आपस में टाइगर की मूवमेंट के लिए जो टाइगर रिजर्व क्रिएट भी कर रखे हैं वहां पर टाइगर कॉरिडोर्स नहीं है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल इफेक्टिविटी टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम की थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो।
अच्छी लगी हो तो जाने से पहले लाइक बटन जरूर से दबाना। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही था।